नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री हमारी क्लास 12th जिसके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको ये सीरीज हमारी जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की काफ़ी अच्छी लगेगी और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। और बोर्ड एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बनेंगे अगर ये आपने हमारी पूरी सीरीज को देखा तो, है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें हेनरी का नियम क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। हेनरी का नियम देखो, गैसों के द्रव में विलेयता पर दाब प्रभाव दर्शाने के लिए, किस पर दाब के प्रभाव को दर्शाने के लिए 1805 में विलियम हेनरी ने एक नियम दिया है जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। और क्या दिया है इस नियम में देखना आप, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, ताप क्या रखना है अपने को, स्थिर रखना है, और किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। स्थिर ताप रखना है और विलायक की निश्चित आयतन लेना है, निश्चित मात्रा लेना है, उस पर जो गैस का द्रव्यमान होता है गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसके साथ वह विलायक साम्यावस्था में हो। मान लिया देखो आप, यदि विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान हमने क्या माना, एम माना, विलेय गैस का द्रव्यमान क्या हो, एम हो, और उसका साम्य दाब कितना हो, पी हो, तो क्या होगा, एम समानुपाती पी, क्योंकि हमने यही बोला गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। और ताप क्या रखा हमने, स्थिर ताप क्रम रखा। अब इस समानुपाती का चिन्ह को हटाएंगे तो एम इक्वल क्या हो जाएगा, के पी हो जाएगा। के क्या है, ये एक हेनरी स्थिरांक है ना, क्या है ये, एक हेनरी स्थिरांक है। अब के की वैल्यू निकालते हैं तो एम अपॉन पी हो जाता है, तो ये के की वैल्यू हो जाएगी, मतलब हेनरी स्थिरांक हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, हेनरी की कुछ सीमाएं हैं। अब वो सीमाएं क्या हो सकती है, देखिए आप, यह नियम केवल आदर्श अवस्था अर्थात कम दाब एवं उच्च ताप पर ही लागू होता है। आदर्श अवस्था में मतलब दाब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और ताप क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, उस पर ही हेनरी का नियम लागू होगा। उसी पर क्या होगा, हेनरी का नियम लागू होगा। दूसरा क्या है, गैस का विलयन में संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। ना तो विलयन का संगुणन मतलब जुड़ना होना चाहिए, विलय आपस में ज्वाइन होना चाहिए, ना ही उनका टूटना होना चाहिए। वियोजन मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन भी नहीं होना चाहिए, तो ही हेनरी का नियम लागू हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, देखो आप, किस कंडीशन, इसकी जो सीमाएं हैं कि उसमें संगुणन और वियोजन नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो हेनरी नियम लागू नहीं होगा। गैस एवं विलायक के मध्य कोई रासायनिक क्रिया संपन्न नहीं होना चाहिए। गैस और विलायक, जो विलायक आपने लिया है ना, विलायक की निश्चित आयतन जो लिया है ना, और जो गैस लिए उसके बीच में कोई क्रिया नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा क्या, हेनरी का नियम। सेकंड अगर हम देखते हैं क्वेश्चन, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए और भी इम्पोर्टेंट है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। मोलरता क्या होता है, इसे हम ग्राम अणुता भी कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर आयतन लिया आपने और उसमें जितनी मात्रा में आपने क्या है, विलेय के मोलों की संख्या को घोला है, उसे उस विलयन की मोलरता कहते हैं, है ना। 1 लीटर, या फिर हम ऐसा बोलते हैं 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, कैपिटल एम से करते हैं। इसका जो मात्रक होता है ना, मोल प्रति लीटर होता है। और एक खास बात ये होती है मोलरता के अंदर, क्या खास बात होती है, मोलरता ताप पर निर्भर करती है। ताप पर क्यों करेगी, क्योंकि आयतन है, 1 लीटर आयतन है, क्या लिया है, विलियन का 1 लीटर लिया है, तो लीटर की बात कर रहे हैं तो हम किस पर निर्भर, वॉल्यूम हमेशा ताप पर निर्भर करता है, इसलिए मोलरता किस पर निर्भर कर रही है, तापमान पर निर्भर करती है। अगर इसका फार्मूला अगर हम देखते हैं तो फार्मूला क्या है हमारा, देखो, मोलरता बराबर विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या को हमने एन, एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है, उसके अपॉन में विलियन का लीटर में आयतन, ये क्या, विलियन का लीटर में आयतन, जिसको हम वी, वी फॉर क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना। मोलरता क्या होगा, मोलरता क्या होगा, विलेय पदार्थ का ग्रामों में भार। अब उसको और क्लेरिफाई कर रहे हैं, किसको, उसको, जो विलियन में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या है ना, अब मोलों की संख्या में क्या होता है, विलेय का पदार्थ का ग्रामों में भार होगा,
मतलब उस मोल जो आपने विलायक में घोला है उसका कुछ न कुछ तो भार होगा, तो वो लिखा। और उसी का हम आणविक भार लिखते हैं। उसी का क्या लिखते हैं? विलेय पदार्थ का आणविक भार, अणुभार। फिर उसके बाद वॉल्यूम लिखा। अब वॉल्यूम अगर हमने लिखा है तो वॉल्यूम क्या होगा? विलायक का आयतन और उसके अपान में 1000 किया हमने, क्योंकि 1 लीटर आयतन में उपस्थित था। पर कितना उपस्थित था वो तो लिखना पड़ेगा ना हमको। तो नंबर ऑफ मोल क्या कहलाता है? देखो, नंबर ऑफ मोल हमको निकालना तो WB/MB होता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला देखो, WB हमने ऊपर लिखा, MB हमने नीचे लिखा, 1000 से मल्टीप्लाई किया और जितना विलियन हम बनाना चाहते हैं वो इसका BML ले लिया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है मोललता। ये तो हमने मोलरता पढ़ा है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? मोललता पढ़ेंगे। किसी विलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, अब यहाँ पर लीटर नहीं लेंगे, यहाँ क्या लेंगे? किलोग्राम ले रहे हो, 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम लेंगे। विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या या फिर ग्राम अणुओं की संख्या, उसकी मोललता कहलाती है। और इसे हम किससे दर्शाते हैं? स्मॉल m से दर्शाते हैं। किससे दर्शा रहे हैं इसको हम? स्मॉल m से। जबकि मोलरता को किससे दर्शा रहे थे? कैपिटल M से दर्शा रहे थे। इसकी इकाई को ग्राम मोल पर किलोग्राम है, वहाँ लीटर ले रहे थे, यहाँ क्या है? ग्राम मोल प्रति किलोग्राम है, अथवा मोल प्रति किलोग्राम विलायक होती है। यह तापमान पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि ये द्रव्यमान और द्रव्यमान में संबंध दर्शाती है, जबकि वह द्रव्यमान और आयतन में संबंध दर्शाती है, इसलिए ये तापमान पर निर्भर नहीं करती है। मोललता जो है वो विलेय के मोलों की संख्या हमने ऊपर लिखा, जैसे हमने मोलरता में लिखा, वैसे ही विलायक के किलोग्राम में मात्रा। मोलों की संख्या को हमने और क्लेरिफाई करेंगे तो विलेय का ग्रामों में भार अपन में विलेय का अणुभार, और फिर 1000 लिखेंगे, लेकिन विलायक का यहाँ क्या लिखेंगे? ग्रामों में भार लिखेंगे। तो M निकल क्या? WB/MB इंटू 1000/W, जो ग्राम में है। ठीक है, इसके आप देखो मोललता जो होता है ना, वो क्या लिखा हमने? अगर मोललता और मोलरता में संबंध अगर देखें ना, तो मोललता जो होती है वो मोलरता के समानुपाती होती है, लेकिन उसका विलायक का भार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए मोलरता अपन क्या होता है? विलायक का भार होता है। अब देखते हैं हम नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलता मतलब नॉर्मेलिटी। किसी विलियन की नॉर्मलता उसके 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की नॉर्मलता कहलाती है। मतलब इसमें क्या कर रहे हैं हम? ग्राम तुल्यांकों की संख्या है जो उसकी नॉर्मलिटी कहलाती है या नॉर्मलता कहलाती है, इसे हम कैपिटल N से दर्शाते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित है क्या? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो नॉर्मलता को हम कैपिटल N से दर्शाएंगे। इसमें क्या आएगा? विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार बटे विलियन का लीटर में आयतन। तुल्यांकी भार, अब यहाँ पर फिर के लिए क्या करेंगे? ग्रामों में विलेय का द्रव्यमान देखेंगे और उसको बटे में हम क्या कर देंगे? विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार। बाकी ये तो सेम आ रहा है, 1000 विलियन का लीटर में आयतन। अब ग्राम इक्विवेलेंट में तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। तुल्यांकी भार इक्वल क्या होगा? विलेय का अणुभार बटे संयोजकता। विलेय का अणुभार बटे क्या? संयोजकता। अब आयन का अगर ये तुल्यांकी भार निकाले तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन कभी आयन का तुल्यांकी भार आए तो आयन का सूत्र भार बटे आयन में जो भी उपस्थित आवेश होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। सूत्र का भार निकाल लेंगे उसका, और जितना आवेश होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे तो उसका आयन का तुल्यांकी भार आ जाएगा, है ना। अब यहाँ हम देखते हैं मोलरता एवं मोललता में अंतर। मोलरता और मोललता में क्या अंतर है? मोलरता हम बता ही रहे थे पहले, 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। जबकि मोललता क्या होता है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं, जबकि मोललता को स्मॉल m से दर्शाते हैं। मोलरता तापमान पर निर्भर करती है, जबकि मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करती। इसकी इकाई क्या है? ग्राम मोल प्रति लीटर है, मतलब ग्राम मोल प्रति लीटर, जबकि इसकी इकाई ग्राम मोल प्रति किलोग्राम विलायक है ना। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास,
क्या नाम उसका, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है? सभी तापों एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। कौन? आदर्श विलयन। सभी तापों एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का क्या करता है? ये पालन करता है। जबकि अनादर्श विलयन क्या होता है? सभी तापों एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, इसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है। इसमें जो होता है वो आयतन परिवर्तन नहीं होता, इसमें आयतन परिवर्तन होता है। इसके जो एग्जाम्पल है आदर्श विलयन के, वो है बेंजीन और टॉलुइन, या फिर एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। इसमें देखें आप, एथिल एल्कोहल और जल का जो विलयन होता है वो, या फिर बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का ना। एक सबसे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है हमारे पास, राउल्ट नियम का गणितीय व्यंजक लिखिए। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। देखो क्या है नियम, जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के वाष्प दाब के समान। देखो ये विलयन का वाष्प दाब है, इसमें जो विलायक का वाष्प दाब है ये उसके मोल प्रभाज के क्या होती है? समानुपाती होती है। अब इसका डेरिवेशन अगर हम देखें तो क्या है, देखो आप, विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक का वाष्प दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। तो पी ए इक्वल क्या है, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो के एक से ए आता है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दिया। शुद्ध विलायक के लिए अगर मान लो विलायक शुद्ध है तो पी ए को पी नोट ए लिखते हैं और एक से ए की वैल्यू को 1 मानते हैं। समीकरण 1 में पी ए और एक से ए का मान रखने पर क्या होता है? पी नोट ए इक्वल के इंटू 1। तो पी नोट ए इक्वल क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। अब इस के का मान समीकरण 1 में रखें आप तो क्या होता है? पी ए इक्वल के एक्स ए। तो पी ए इक्वल क्या हो जाएगा? के की वैल्यू रख दी पी नोट ए एक्स ए। समीकरण नंबर इसको हमने क्या दे दिया? 2 दे दिया। यदि विलय का मोल प्रभाज एक्स बी हो तो, अगर ऐसा मान लिया हमने कि विलय का मोल प्रभाज क्या हो? एक्स बी, तो हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल क्या होता है? 1। तो एक्स ए यहाँ पर है, इसकी वैल्यू हमने निकाला तो एक्स ए इक्वल क्या है? 1 माइनस एक्स बी। समीकरण 2 में एक्स ए का मान हम अगर रखेंगे तो रखते हैं क्या? समीकरण 2 क्या है? पी ए इक्वल पी नोट ए एक्स ए। तो पी ए क्या हो जाएगा? पी नोट ए तो यहीं आएगा। ये जो एक्स ए का मान क्या था? 1 माइनस एक्स बी, इसको हमने यहाँ रख दिया 1 माइनस एक्स बी। अब पी नोट ए का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो पी नोट ए आता है, माइनस का साइन लिखा है यहाँ पर, पी नोट ए एक्स बी। अब ये माइनस वाला जो है इसको हम इक्वल से इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, पी नोट ए एक्स बी। पी नोट ए यहाँ पर आ रहा है और ये पी इक्वल से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक्स बी की वैल्यू अगर निकालते हैं पी नोट ए इधर जाने पर क्या आ जाएगा? अपॉन में आता है। तो पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट है। ये जो समीकरण नंबर 3 है ये क्या है? देखो आप, जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, देखो वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं हम तो अब क्या होगा? तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होती है। ये विलय का मोल प्रभाज है और जो भी ये आपेक्षिक अवनमन है ये इस विलय के मोल प्रभाज के बराबर होती है। देखो बराबर का साइन है तो बराबर होती है। पी नोट ए हमने वो शुद्ध विलायक का बोला था, पी ए क्या है? जो विलयन में उपस्थित विलायक का मोल प्रभाज है। जो नेगेटिव ये साइन शो कर रहा है कि ये जो शुद्ध विलायक है, ये जो शुद्ध विलायक है, ये जो विलयन में जो विलायक है उससे कम है, नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है। तो ये था राउल्ट्स का नियम। और हमने आज जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसी तरह हम डेली क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, खासकर एमपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारी सीरीज को व्यवस्थित देखा आपने, सीरीज को व्यवस्थित देखा तो आपको परसेंटेज भी अच्छे बनेंगे, आपका परसेंटेज भी अच्छे बनेंगे अगर आपने ये चीज़ देखा। तो थैंक यू वेरी मच।